हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज हमने कौन सा ए स्टार्ट करना है? एस 20, जिसका नाम क्या है बच्चों? अर्निंग पर शेयर, EPS। अर्निंग पर शेयर क्यों है? क्यों का क्या मतलब है? क्या है पागल? देखो, ये इतना जरूरी फिगर है कि कंपनी लॉ इसको क्या बोलता है। जो P&L स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ना कंपनी लॉ में, शेड्यूल 3 में, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि आपको P&L के फेस पर ही क्या बताना है? EPS। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, तो उसी जगह पर, नोट्स नोट्स में नहीं, कहां पर? फेस पर। फेस का मतलब, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का तुमने नोट्स बनाया, और एक क्या होता है? बिल्कुल फेस पर। फेस पर मतलब उसी पहले पेज पर ही आपको क्या बताना है? EPS भी रिपोर्ट करना है। ऐसा क्या है बताओ EPS में जो फेस पर ही बताना है? बोलो बच्चों, नोट्स में बताना है या फेस में? तो EPS इज रिपोर्टेड ऑन फेस ऑफ P&L। फेस पे ही क्यों बताना है? अब ध्यान से समझना, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से मिसलीडिंग हो जाएगा काम। रिलायंस ओवरऑल प्रॉफिट 50,000 करोड़। टाटा या और कोई कंपनी जिसके ओवरऑल प्रॉफिट 10,000 करोड़, किसमें इन्वेस्ट करोगे? 50,000 करोड़ में या 10,000 करोड़ में? बोलो, किस कंपनी के शेयर खरीदोगे? किस कंपनी के शेयर खरीदोगे, 50,000 वाले या 10,000 वाले? देखो, मुझे मुझसे मतलब है या कंपनी से? आपसे। क्यों? सब अपने अपने जैसे समझते हो क्या सबको? अब सुनो, पहले एक बात करता हूं। मान लो कि ये बुर्रा ब्रदर्स क्या है? वंशुल बुरा और मयंक बुरा क्या है? दो भिखारी है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बुरा तो नहीं मान रहे, भिखारी से पूछ रहा हूँ, तू बुरा तो नहीं मान? ठीक है। तो वंशुल बुरा और मयंक बुरा, दो बच्चे क्या है? भिखारी है। और आज क्या दिन है? मंगलवार। ये एक फेमस मंदिर है, किसका? बजरंगबली का। यहाँ पर जो भी लोग दान पुण्य करेंगे, या लंगर लगी हुई है कितने की? और 1000 kg की। और ये कॉलोनी का कोई क्या है? छोटा मोटा मंदिर है, जहां पर कितने की है? 100 kg की। कहां पर जाके बैठे हैं? 1000 kg में या 100 kg में? बोलो, अब ध्यान से समझना। ये फेमस है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बेगर्स कितने आ गए? 2000। बताओ, बीइंग अ बेगर, वेयर वुड यू लाइक टू गो? फेमस बजरंगबली टेम्पल और कॉलोनी वाला टेम्पल? कॉलोनी वाला। वाई सो? बिकॉज पर शेयर में इंटरेस्ट ना मेरा। तो यहाँ पर कितने बेगर आ गए? 2000। और यहाँ पर कितने आए? 50। तो इनके हिस्से में कितना आएगा? 2 kg। और यहाँ पर 0.5 kg। एज्यूमिंग बराबर बटेगा। बेगर में बराबर बटता है, या जो पहले जाके लूट लेता है उसको ज्यादा मिलता है? तुम्हें कैसे पता है? बताओ, तुम्हें कैसे पता है? पक्का? तो हमें ओवरऑल में इंटरेस्ट है या पर शेयर में इंटरेस्ट है? समझ रहे हो क्या? तो कंपनी को, शेयर होल्डर को क्या बताना पड़ेगा? अर्निंग पर शेयर। भाई आप कहीं ऐसे समझ लो कि ये 50,000 थे रिलायंस के, और कोई छोटी मोटी कंपनी है उसके कितने प्रॉफिट थे? 10,000 शेयर। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो यहाँ कितने शेयर होल्डर है? 5,000। तो पर शेयर कितना आएगा? शेयर होल्डर की नंबर ऑफ शेयर्स, पर शेयर कितना आएगा? 10। ऊपर CR ने 50,000 करोड़ रुपए 5,000 लोगों में बटेंगे, तो पर शेयर 10 आएगा। इसको भी क्या कर दो? CR कर दो। ठीक है, ये रुपीज में है और ये नंबर्स में। और यहाँ कितने हैं?
500 करोड़ ही, तो यहाँ पर शेयर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो भले ही सेकंड कंपनी की अर्निंग क्या है, कम है, ये कौन है? रिलायंस। और ये कौन है? समर्थ। चलो, तो भले ही समर्थ की कंपनी क्या है, अर्निंग क्या है, कम है, लेकिन क्या है, ईपीएस तो आपके हिस्से में तो ज्यादा आएगा, तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? समर्थ में। आपको अपने से मतलब है कंपनी से? बोलो। अपने से। तो आप अपने से मतलब रखेंगे तो क्या होगा, कैसे काम बढ़ेगा आगे? लेकिन क्या है, दुनिया को खुद से ही मतलब है, तो शेयर होल्डर को क्या है? बोलो। किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर अपने मतलब उसको पर शेयर में इंटरेस्ट है तो 20। अरे बोलो बच्चों। तो ईपीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? ओवरऑल प्रॉफिट से क्या पता नहीं लगता मेरे को क्या मिलेगा, और पर शेयर से क्या पता लगता है मुझे क्या मिलेगा, तो इसलिए ये ईपीएस निकालना है। सर अब ईपीएस, ये एएस क्या बताएगा? ये एएस नहीं कहता कि किस कंपनी को ईपीएस निकालना है, किस कंपनी को नहीं निकालना है। ये एएस कहता है मैं तो निकालेंगे तो चीजों को क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज, कि सभी को निकालने का तरीका क्या रहेगा, ईपीएस निकालने का मेथड इस एएस में है, या ईपीएस निकालने की रिक्वायरमेंट इस एएस में? रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ से है, वहां पर शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखना है आपको, ईपीएस रिपोर्ट करना है। एएस कहता है मेरी वजह से आप ईपीएस मत निकालो, लेकिन अगर निकाल रहे हो तो मेरे तरीके से निकालो। तो AS20 does not mandate to compute EPS. AS20 only gives the methodology. You have to use that methodology wherever you are required to compute EPS. ताकि चीजें क्या कर दूं, स्टैंडर्ड। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब आप कहोगे सर हमने एफएम में निकाल ही लिया ईपीएस रेशो वेशो में, आप अब अलग से क्या सिखाओगे? ईपीएस वीपीएस निकाले है ना तुमने, कैसे निकलता है ईपीएस? ऊपर पंखा चलता है नालायक, ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, अर्निंग्स। मान लो एक कंपनी की अर्निंग है 1000 रुपए, और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर 100। तो अब मैं क्या सिखाऊं इसमें, एस क्या सिखाएगा, 10 आ जाएगा ईपीएस। अब आप ध्यान से समझना, वहां पर आपके नहीं आता है, लेकिन किसी कंपनी के पहले से शेयर कितने थे, ओपनिंग शेयर 1000 थे, फिर उसने 500 क्या कर दिए, और इशू कर दिए, फिर उसने 200 क्या कर दिए, बायबैक कर दिए, तो लास्ट में कितने रह गए, 1300। तो डिनोमिनेटर क्या रहे, 1000 या 1300 या कुछ और? सर ऐसे नहीं होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर बताओ, अर्निंग बताओ, हमें इससे मतलब नहीं, हम ऊपरा ऊपरी पढ़ते हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सब चीजें सीखनी। बोनस इशू भी होगा, राइट इशू भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं। कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो वो आज नहीं तो कल किस में बदल जाएंगे, इक्विटी शेयर में, तो उनका कैसे सोचना है, सब कुछ बातें, काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन हमें करनी। पक्का? तो ईपीएस निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, और हमें दो तरह के ईपीएस निकालने हैं, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस तो बाद में स्टार्ट होगा, हम पहले क्या निकाल रहे हैं, बेसिक ईपीएस। डाइल्यूटेड का तो मतलब भी आपको नहीं पता है। एक बार ईपीएस का मतलब क्या है, बेसिक ईपीएस। बेसिक कोई अलग से वर्ड नहीं है, ठीक है, बस ईपीएस है, ठीक है, इसको बोलते क्या हम, बेसिक ईपीएस। ठीक है, बेसिक वर्ड में अभी मत उलझो। बेसिक कब समझ में आएगा, जब डाइल्यूटेड समझ में आएगा। मैं तुम्हें बोलूं बेटा क्या होता है, बिना पापा वर्ड यूज किए बेटे को समझा दो, नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, होल्डिंग इस्तेमाल ही नहीं करना, तो समझ रहे हो? तो डाइल्यूट, होल्डिंग के बिना क्या नहीं बता सकते आप। तो अभी डाइल्यूटेड को, इस वर्ड को इग्नोर कर दो, मैंने लिखा है बस, जब डाइल्यूटेड आएगा तब मैं आपसे बात करूंगा कि डाइल्यूटेड समझ में आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो बेसिक वाला था, मेन डाइल्यूटेड। ठीक है, तो ईपीएस कैसे निकालते हैं, आप बस बेसिक वर्ड को इग्नोर कर दो, जल्दी जल्दी बता, ईपीएस कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या आएगा, पंखा, नीचे बताओ, ऊपर मतलब न्यूमरेटर क्या आएगा बताओ, अर्निंग, कौन सी अर्निंग, एट्रीब्यूटेबल को चेंज कर देता हूं मैं, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कौन सी अर्निंग आएगी? ईपीएस किसके लिए निकालते हैं, प्रेफरेंस के लिए या इक्विटी के लिए? प्रेफरेंस का तो फिक्स होता है रेट ही, किसके लिए निकालते हैं, इक्विटी के लिए।
डिवाइड में क्या आएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बताओ बच्चों, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को किससे डिवाइड करना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो अर्निंग के ऊपर इस एएस में बहुत ही छोटी सी बात है कि अर्निंग कैसे निकलेगी, ये एएस सिर्फ छोटी सी बात है, 2 पैराग्राफ है, बाकी सारा एएस किस पर है, डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा। देखो अर्निंग तो क्या होता है, नंबर ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस को नेट करके आती है। जैसे इंप्लॉइज बेनिफिट का एक्सपेंस है वो एएस 15 में, बोरिंग कॉस्ट का कब P&L में भेजना है वो एएस 16 में, फॉरेन एक्सचेंज के गेन लॉस का क्या करना है एएस 11 में। तो अर्निंग तो सभी एएस को मिला मिलू के आती है। तो अर्निंग के ऊपर एक स्टैंडर्ड नहीं है, अर्निंग के ऊपर तो ये बहुत थोड़ी सी बात करता है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड सारे के सारे किसकी बात करते हैं, अर्निंग के। कि किस एक्सपेंस का कैसे रेवेन्यू कैसे बुक होना है एएस 9 बात करता है, कंस्ट्रक्शन वाले अपनी अर्निंग कैसे निकालेंगे 7 बात करते हैं। तो अर्निंग के इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अर्निंग को अफेक्ट करती है, एस 2 बात करते हैं। तो अर्निंग पे तो बिल्कुल ही क्या है, थोड़ी सी बात हमें करनी है। हमारा मेन टाइम किस पर जाएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पर। अब आप इसलिए क्या कर दो, एक पेज छोड़ दो अर्निंग का और उसके बाद में क्या लिखना स्टार्ट करो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसको आगे से प्यार से क्या बोल दूं मैं, बार बार इतना लिखूंगा, W फॉर वेटेड, ANES। तो क्या बोलेंगे इसको, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेन्स। तो वेन्स लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, ये अपना घर का नाम है, ठीक है, वेन्स। अब आपको आंसर तो पता लग ही गया, इधर 100 शेयर थे और ये मेरा 1/4 था और ये कितना था 110 था, और मैंने 50 शेयर और इशू किए, और अर्निंग मेरी कितने की है, अर्निंग जब भी दूंगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर वाली अर्निंग है, जो हमें चाहिए होती है निकालनी होती है ना, ये वही वाली है, ठीक है, जो यहाँ लिखेंगे ना वही। अर्निंग पे ज्यादा तंग करता नहीं। अर्निंग कितनी है मेरी, क्या हो गया विपुल बेटे, संकित को देख के क्यों हंस रहे हो, ये हंस रहा है, तू क्यों हंस रहा है, अर्निंग कितनी है 12,500, अर्निंग कितनी है 12,500। अब आप बताओ 12,500 किससे डिवाइड करूं, 100 से या 150 से, वेटेड एवरेज, आंसर पहले ही बता दिया, नाम में क्या है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, एक नंबर ऑफ शेयर्स लिखो पहले कितने 100, फिर क्या दो टाइम वेट, और फिर क्या लिखो वेन्स। 2 तरीके निकालने के, दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कभी कैसे कर देता है एक से कभी दूसरे से। इस 100 को मैं कहां तक लेके जा रहा हूं, लास्ट तक। रास्ते में इसको 50 मिला, वो कहता है आगे से अपने साथ चलते हैं, तो 100 ने कहा तू ऐसे करा, मैं मेरा अकेला जा रहा हूं, तो 100 कितना दूर जाएगा 12 मंथ्स। इसने 12 को मिलाया या नहीं, नहीं मिलाया, तो 100 अपना सीधा कहां चला गया आगे, 50 कितना टाइम जाएगा 6 महीने। तो 100 12/12 6/12, तो ये तो 100 और ये 125। दूसरे तरीके पर आने से पहले हम लॉजिक समझते हैं कि क्यों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेना चाहते हैं। आप मेरे को बताओगे इस पीरियड में जो अर्निंग हुई है और इस पीरियड में जो अर्निंग हुई है वो सेम अमाउंट पर हुई है या अलग अलग अमाउंट पे हुई है। ये 100 शेयर मेरे ऑलरेडी इश्यूड थे, तो इनके पैसे मेरे पास आ रखे थे। तो इस पीरियड में कमाई किसके आ रही है,
100 शेयर के प्रोसीड्स बिजनेस में इन्वेस्टेड थे, लेकिन यहाँ 50 शेयर और इशू कर दिए, तो यहाँ मेरी कमाई किस पर आ रही है? 150 शेयर के पैसे पर। तो ऊपर जो अर्निंग आ रही है वो सेम नहीं हो सकती है, यहाँ थोड़ी कम रही होगी और यहाँ थोड़ी क्या हुई होगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसा समझ लो यहाँ एक ब्रांच है तो यहाँ 2 ब्रांच होगी, दो एग्जैक्टली 2 नहीं, क्योंकि आप कहोगे 50 से 2 कैसे खुल गई, 100 से 1 ही, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास क्या है, कम इन्वेस्टमेंट था बिजनेस में, और यहाँ मेरे पास इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ज्यादा। बोलो, तो 100 शेयर के पैसे बिजनेस में कितने समय कमाई करवा के दिए, पूरे साल, और 50 के कितने समय करवाए, 6 महीने। तो ऊपर अर्निंग भी तो उसी हिसाब से आई हुई है, तो डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स भी तो क्या लो, वेटेड एवरेज। नहीं समझ रहे हो क्या कि अर्निंग कैसे आई होगी? यहाँ पर मेरे 100 शेयर के रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, ये रुपए कितने समय बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे, 100 शेयर इशू किए थे, मान लो 100 शेयर का इशू प्राइस कितना था, 500 रुपए का एक शेयर इशू किया था, तो 100 इंटू 500 कितने समय तक लगे हुए थे बिजनेस में, पूरे समय। और इसके पैसे कितने समय लगे, कम समय, और उस पैसे को लगा के ही तो कमाया है। तो ऊपर कमाई भी तो कैसे नहीं है, बराबर बराबर थोड़ी है। नहीं समझ रहे क्या, ये अर्निंग कैसे बनी है? 100 शेयर की 6 महीने की है और 150 शेयर की अगले 6 महीनों की, या ऐसे बोल दो 100 की तो पूरे साल की है और 50 की। अच्छा, और वो दूसरा तरीका क्या है निकालने का? अब हम दोनों से कर रहे हैं ताकि क्या है, आगे कंफ्यूजन ना रहे। नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे, 100, ये 100 चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, रास्ते में इसको क्या मिला, 50। तो 50 से पूछा तू कहाँ जाएगा, वो कह रहा मैं भी लास्ट तक जाऊंगा, बोलो ना। तो ये कहते हैं अब हम आगे मिलकर चलते हैं। तो पहले 100 अकेला कितना चला, 6 महीने, फिर क्या हो गया, 100 और 50 150, कितने महीने चले, 6 महीने। अब जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम। पहले के इसको हम क्या अपने ये अपने घर के नाम है, ये कोई नाम है इसमें नहीं है, इसलिए अकेले अकेले चलेंगे, किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए। और इसमें क्या है, हम साथ, ये मेरे घर के नाम है, ये पेपर में मत लिखाना, जैसे मर्जी कर लो, मैं आपसे। कौन 75 है यार, नीचे 125 लिखा है तो ऊपर 75 ही होगा। निंदक नीरे राखिए नारायण। अब बताओ, अब मैं ये दोनों तरीके से क्यों करना चाहता हूं, बाद में आप क्वेश्चन करते हो प्रैक्टिस के लिए, जहां से मिले वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करना है क्वेश्चन, तो किसी में कैसे सोल्व किया होता है, बोलो भाई। अपने आरटीपीज एमटीपीज ये तो कर ही लेंगे, लेकिन एएस के ऊपर तो हजारों पब्लिकेशन है, आप करो जितना कम में, तो कहीं और से करो, तो कई बार उनमें कैसे किया होता है, ऐसे कभी क्या होता है ऐसे। तो आपको क्लियर तो है ना, बताओ। 100 जा रहा है, अकेला अकेला जाएगा, 100 इंटू 12/12, 50 इंटू 6/12। और दूसरा तरीका क्या है, 100 इंटू 6/12। अब इकट्ठे हो गए तो 150 इंटू 6/12। श्योर, बोल बच्चों। चलो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, और क्या करेंगे, करने को क्या है हमारे पास। 100 14 110 को कितने इशू किए, 50। 11 को कितने बायबैक कर दिए, ज्यादा ले लो, पॉइंट्स आ जाएंगे, 1000 500 200। समझ गया क्या गुगलू, सब पता कैसे लगेगा 200 बायबैक है, ले क्या बात करते बाय बैक। पेपर में ऐसे ब्रैकेट बन के टाइमलाइन बन के आएगी, है ना, लिखा ही होगा वहां तो, बाय इतने बाय बैक कर लिया, ये कर लिया, थियरी। पक्का? क्या हो गया तुझे, गुस्सा क्यों हो रहा है?
बताओ, सबसे पहला कॉलम, पहले अकेले अकेला है साथ साथ, अकेले अकेले, चलो नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम वेट, विंस। बताओ, सबसे पहले क्या करूं, 1000, फिर अलग अलग चलना है तो सबका नाम लिख दो, 500, 200। 1000 कितने समय है, 12/12। 500 कितने समय, 200 कितने समय, 3/12, माइनस के 3/, तो 1000 का कितना करूं, 500 का, 200 का, -50, कितना आ गया, 1200। इसमें यहां पर कैसे लिखा जाएगा, जो जो आगे सीधे सीधे, उसमें यहां पर क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस करके, कॉपी पेस्ट। उधर कहाँ भाग रहा है तू, हाँ यहाँ रे। बता बच्चा, 1000, अगली बार कितने हो गए, 500 प्लस, तो 1500 हो गए, फिर 200 गए तो कितने रह गए, समझ रहे हो क्या ये, क्या लेडीज बात है बताओ। बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखेंगे, अंदर कुछ निकलता ही नहीं है। धोखा हो गया सर, अकाउंट की फीस तो फालतू ही लग गई, कुछ समझने वाला था ही नहीं। इतना आसान कोई सब्जेक्ट होता है। तो बताओ, 1000 का कितना टाइम वेट दूं, 6 महीने, फिर आगे 1500 पर कितना, 3, फिर आगे कितना, 3। क्या आसान चीजें हैं बताओ। लोग कह रहे हैं सीए मुश्किल है, बाहर अफवाह फैली हुई। मुश्किल क्या है बच्चे, मुश्किल है भगवान का नाम लेना। 1000 इंटू 6/12 कितना हो गया, 500। 1500 इंटू 3/12, 375, पूरा पूरा। 1300 इंटू 3/12, पूरा पूरा। ये माइनस करूंगा या प्लस, या अब माइनस माइनस कुछ नहीं है, पक्का। इसमें माइनस मत कर देना, सारे प्लस में ही चल रहे हैं ना, तो ऊपर वाला आंसर चिपका देता हूं नीचे, चेक कर लेना, 1200, पक्का। आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लेना, कोई दिक्कत इसमें, बोल गूगल ये, पक्का। क्या चीजें हैं बताओ, इतनी आसान चीजें, मैं तो थक गया बताओ। ऐसे मेरे को तो क्या गिल्ट आता है कि बच्चों से फोकट में पैसे लेते हैं। कुछ आया ही, पूरी अकाउंट्स कर रहे, कुछ नहीं आया ऐसा जो गए, कुछ टाइम पास कराया है सर आप, लॉजिक कॉमन सेंस की चीजें करा करा के, और लोग कहते हैं सीए मुश्किल है। मुश्किल किसने बनाई है, ऑडिट लॉ वालों ने। अपने कोई टेंशन ही नहीं, वो रटना तो ठीक है। आगे क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। पहले ट्रीटमेंट लिखो, फिर लॉजिक समझाता हूं मैं आपको। If number of shares are changed, नहीं लिखना, विदाउट corresponding change in resources, such change will be taken from
अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। कुछ समझ नहीं आया बस लिख लो। एक तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है कि तुम लोग क्या है ऐसे बुरा और तो चिढ़ ही जाते हैं ये ऐसा भी कोई लिख सकता है क्या? क्या ये कह रहे हैं हमारी शक्ल अच्छी है सर राइटिंग तो बताए। कोई बात, कल ये मेरे से बस बच गए, थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। बताओ, सच चेंज विल बी टेकन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। अब समझना ध्यान से, ना तो तुम्हें ये लाइन समझ में आई है और ना ही ये, ऐसे थोड़ी समझ में आती है थ्योरी पढ़ के। एग्जाम्पल लेंगे फिर इसको वापस समझेंगे, ठीक है? एक कंपनी थी, उसकी मैं आपको 3 साल की अर्निंग बता रहा हूं, ठीक है? अर्निंग कितनी है? 10,000, 10,000, 10,000, तीनों ही साल के। यहां उसके कितने शेयर थे? 1,000 शेयर्स पूरे साल। ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं एग्जाम्पल। यहां उसने कितने इशू कर दिया था मिडल में? 500। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कंपनी आगे बढ़ रही है या नीचे गिर रही है? मतलब बेटर परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है ओवर द ईयर? बोनस वोनस भूल जाओ, नॉर्मल बात करो। मैंने पिछले साल 1,000 शेयर की प्रोसीड्स को अपने बिजनेस में लगा के ही कितने रुपए कमा लिए थे? 10,000। नेक्स्ट ईयर में मैंने क्या किया? कुछ और शेयर इशू किए, तो इन्वेस्टेबल फंड्स गॉट एक्सीडेड इन माय बिजनेस, स्टिल आई कुड मैनेज, मतलब अर्न ओनली 10,000। तो क्या हुआ? मतलब पहले बार मैं एक कोचिंग की बिल्डिंग से कितने रुपए कमा लिया? 10,000। दूसरी बार और पैसे लगाए, कोचिंग की बिल्डिंग बढ़ गई, तो भी मैं कितने ही कमा पाया? 10,000। तो फिर क्या है, अच्छा नहीं हो रहा है? तीसरी बार और भी कम अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा हुआ है? ये दूसरी बार ये रुपए मिड में लगे थे, तीसरी बार तो ये रुपए मेरे पास कब से थे? स्टार्टिंग से ही। तो ईपीएस कैसे आएगा? देखो, पहले साल का ईपीएस कितना आएगा? 10। दूसरे साल का कितना आएगा? बनाऊंगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, जैसे मन में समझ रहे हो? मन में क्या समझ रहे हो सर? मन में बहुत कुछ है, मन की छोड़ो आप, बनाओ। तो 1,000 कितने समय थे? पूरे साल। 500 कितने समय थे? 6 महीने। तो 250 हो गए। ओ लड़कियां कह रही अच्छा, अब पता लग। ट्रिकी था ना थोड़ा सा? कितना आ गया? 8। 8 सबसे अच्छा वर्ड होता है। तीसरे साल यही है क्या? यही है क्या? मार खा ले चुपचाप। 6 6 है क्या? सॉरी, 6 पॉइंट। तो ईपीएस अगर कोई शेयर होल्डर देखेगा तो क्या होगा? 10 8 6.66। तो सही बात ही हो रही है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है और ईपीएस कंटिन्यू क्या है? डिक्लाइनिंग मोड में। बोलो, अगर खाली अर्निंग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कंपनी सेम ही चल रही। ईपीएस देखकर ही पता लगेगा कि पैसे ज्यादा लगा दिए तो भी क्या है, बात बैठ नहीं रही है। शंकु, समझ गया क्या? ना तो लिया कर, सर्दी में आएगा। 10,000 डिवाइड बाय 1,000। बताओ, इस साल मैंने 1,000 रुपीज के ही रुपए लगाए थे। इस बार मैंने 1,000 पूरे साल लगाए रखे, 500 आधे साल और लगा लिए तो भी कमा उतना ही पाया। और इस बार तो पूरे साल ही 1,500 के पैसे लगाए हुए थे तो भी उतना ही कमा पाया। अब ये का ये फैक्ट है। कॉपी पेस्ट। बस मैं आपको क्या कह रहा हूं कि 500 शेयर क्या थे? बोनस थे। अब बताओ, अच्छा किया बुरा किया या सेम रहा?
बोनस शेयर के पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो भी मैं अर्निंग बढ़ा नहीं पाया, बोनस शेयर के रुपए भी मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए तो भी नहीं बढ़ा पाया। बोल, बोनस के रुपए आते हैं, बोनस के रुपए आते हैं, तो फिर मैं तो सेम ही था, और ईपीएस ऐसे रिपोर्ट कर दी तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, बोनस को कब से लो, शुरू से। तो पहले बताओ बोनस किस साल में इशू होगा? फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में? सेकंड ईयर में इशू हुआ है। तो जब आप सेकंड ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे तो कंपैरिजन के तौर पर आप क्या भेजेंगे? फर्स्ट ईयर का भी तो भेजते हैं, पिछले साल का। तो करंट ईयर का ईपीएस आप पता है कैसे बताओ? 10,000 डिवाइड बाय बोनस कितने थे? 500 गया कहाँ? कॉपी पेस्ट करके लाया था तो भी 500 नहीं आया। 500 बोनस के थे। आप इस बोनस को कहां से नहीं मानो, यहां से कहां से मानोगे? यहां से 1500। और पिछले साल का आपने ईपीएस ओरिजिनली क्या रिपोर्ट किया था? 10। लेकिन बोनस को कब से लेना है? अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड, जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो वहां के शुरू से। तो पिछले साल का वापस से क्या करो ईपीएस, ये कितना आएगा? 6 पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं? रीस्टेटेड ईपीएस, क्योंकि आपने ओरिजिनल तो क्या भेजा होगा शेयर होल्डर को। पिछले साल आपको यहां तो नहीं पता था ना बोनस इशू करोगे, पिछले साल यहां थोड़ी पता है, इस बोनस जब यहां किया है तो आपको एडवांस में थोड़ी पता है। बताओ बच्चों, आपको यहां थोड़ी पता था कि आप बोनस इशू करोगे। तो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुए ऑलरेडी इशूड, और इन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव रिपोर्टेड P&L एज ₹10। P&L का ईपीएस एज ₹10। गॉट इट? अब आप करंट ईयर का करोगे। अब बोनस को शुरू से लेने का मतलब क्या है? जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो वहां से। आप 5 सालों के P&L दे रहे हो ना, तो 5 साल पहले के शुरू से मानोगे। तो बोनस को यहां मानना है क्या, यहां से नहीं, यहां से, क्योंकि आप जनरली तो 2 साल के ही देते हो। तो यहां से मानो। तो यहां से मानोगे तो पिछले साल का P&L कैसे आएगा? आपने 10 भेजा था, लेकिन अब आप प्रीवियस ईयर का ईपीएस 6.66 भेजोगे तो शेयर होल्डर को क्या लगेगा, कुछ गड़बड़ होगी। पिछली बार 10 लिखा हुआ था, तो आप दोनों लिख दो कि ओरिजिनल हमने ये दिया था, रीस्टेट ये कर रहे हैं, ताकि आप कंपेयर इन दोनों को करो। आप ये मत देखो कि कंपनी डाउन हो रही है, आप इनको कंपेयर करो। पक्का? तो बोनस को कब से लेना है? शुरू से। सर बोनस को हटा ही दो ना, बोनस को किसी में ही मत लो। एस बनाने वाले क्या चाहते थे, बोनस की वजह से ईपीएस कम ज्यादा नहीं हो, क्योंकि यहां पर भी 1000 शेयर के पैसों से 10,000 कमाए, और इस साल में भी 1000 की। तो आप सीधा ऐसे ही रहने दो। पिछली बार का आपने कितना रिपोर्ट किया ही है, 10, और इस बार का भी क्या कर दो, 10 कर दो, एक जैसा ही लगेगा। और बोनस का रूल क्या बना दो, लेना ही नहीं है। लेकिन लेना ही नहीं है तो आगे जितने साल है उन सभी सालों में ओपनिंग में से किसको हटाना पड़ेगा, बोनस का। और 10 साल बाद कौन मैनेजमेंट में होगा, क्या होगा, किसको पता है बोनस कब से। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि हटाने की बजाय कहां से ले लो, शुरू से, ताकि उसका इंपैक्ट ना रहे। ताकि अगली बार आप ओपनिंग देखोगे तो कितने शेयर होंगे, 1500। तो 1500 अगली बार भी कितने के हिसाब से ही आएगा, 1500। तो आगे से ओपनिंग 1500 है, तो पीछे से बोनस को कब से ले लो, शुरू से। ताकि अब अगली बार का ईपीएस भी कितना आएगा। देखो ये तो मैंने अर्निंग सेम रख रखी है, अर्निंग थोड़ी सेम रहेगी, ये तो समझाने के लिए अर्निंग क्या रख रखी है, सेम। ताकि समझा पाऊं कि अर्निंग अगर सेम है और 500 शेयर के रुपए आए हैं, तब तो क्या होगा, ईपीएस डाउन होना चाहिए। लेकिन रुपए ही नहीं आए हैं 500 शेयर के, तो ईपीएस डाउन नहीं होना चाहिए। तो एक तरीका तो क्या है, पिछली बार तो लिया ही नहीं था, इस बार भी मत लो, और आगे जिंदगी भर याद रखो फिर बोनस को नहीं लेना। और दूसरा तरीका क्या है, पिछली बार वाले में और ले लो, शुरू से ले लो, ताकि क्या है, आगे वाला झंझट ही ना रहे कि याद रखना पड़े। तो इसलिए इसने क्या बोला कि इसको अर्लीस्ट पीरियड से लेना है। अर्लीस्ट पीरियड का मतलब क्या है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जितने आप रिपोर्ट कर रहे हो, अगर आप 5 साल के प्रॉफिट दे रहे हो, प्रोस्पेक्टस में आपको पिछले 5 साल के P&L स्टेटमेंट देने होते हैं। तो पिछले 5 सालों में क्या करना होगा, रीस्टेट करना होगा। जहां जहां आप भाई एस
कहता है मेरे को नहीं पता, आप 1 का दो, 2 का दो, 10 का दो, ईपीएस दो ना दो, मेरे को लेने देने, लेकिन दो तो कैसे दो? बोनस को कब से लेना है? जिस साल आपने बोनस इशू किया है उस साल के स्टार्टिंग से, या जितने भी कंपेरेटिव दे रहे हो उन सब के स्टार्टिंग से। पक्का? तो बोनस को कब से लेना है? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और पिछले साल की आपको 2 कंपेरेटिव देने पड़ेंगे, एक तो ओरिजिनल, ताकि वो पिछले वाले से मिलाए तो कहे उन उसको बता रहे हैं कि 10 भेजा था, और रीस्टेट करने के लिए क्या है, ताकि आप कंपैरिजन इन दो का करो। इनमें डिक्लाइन या इंक्रीज है तो क्या है, हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं। इनमें डिक्लाइन है तो हम अच्छा बुरा, मतलब डिक्लाइन या इंक्रीज है तो अच्छा बुरा। और होगा या नहीं? पक्का होगा। अर्निंग यहाँ 10,000 है, यहाँ तो 15 होगी या 8 होगी, अर्निंग भी तो चेंज होगी। ये तो मैंने समझाने के लिए अर्निंग क्या रख रखी है। सेम रीजन समझ में आ रहा है क्या कि क्यों अर्लीस्ट पीरियड से चाहता है? देखो रीजन नहीं भी समझ में आया तो मेरे को तो कब से लेना है इसको? स्टार्टिंग से। लेकिन मतलब समझ में आ रहा है क्या कि क्यों स्टार्टिंग से लेना है? एएस में सिर्फ यही लिखा हुआ है। और एएस में क्या लिखा हुआ है देखो, अंग्रेजी एक तो इनकी क्या है, वाहियात। इफ शेयर्स आर चेंज, शेयर चेंज हो गए लेकिन रिसोर्स चेंज नहीं हुए, मतलब पैसा नहीं आया, तब कब से लेना है? अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। इसके साइड में लिखो एग्जाम्पल, बोनस। ये आएंगे नहीं, शेयर स्प्लिट वाले मैं बता देता हूं। शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन। कई बार कंपनी अपने शेयर के क्या कर देती है, स्प्लिट। लॉ में पढ़ लिया क्या? हम्म, कई बार कंपनी अपने शेयर को क्या कर देती है, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है समझना ध्यान से। आपके एग्जाम में बोनस ही आएगा। एमआरएफ जानते हो? एमआरएफ कितने रुपए का शेयर है एक? कितने का? एक बार 1 लाख लिख दूं? एमआरएफ का शेयर है बच्चों कितने रुपए का? 1 लाख का। ठीक। और मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए रुपए ही कितने हैं? 50,000। मेरे को मेरे पापा ने बोला कि शेयर मार्केट में कितने रुपए लगा सकते हो आप? 50,000। इतने ही है। जैसे अभी आप जिस उम्र में आपके पास 50,000 रुपए की, तो आप एमआरएफ खरीदोगे या नहीं? खरीद पाएंगे ही नहीं। खरीदोगे या ना खरीदोगे ऑप्शन नहीं। या मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए भी है तो 2 शेयर में आपकी क्या हो गया, सारा क्या हो गया, पोर्टफोलियो बन गया। तो क्या होगा? अब ये शेयर महंगा हो रहा है, बढ़ बढ़ के महंगा हुआ है और अच्छा चल रहा है, लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है, लोग इससे दूर चले जा रहे हैं। क्यों दूर चले जा रहे हैं? अब ये अफोर्डेबल नहीं रहा हर एक के पास। फेस वैल्यू नहीं होती इनकी इतनी। फेस वैल्यू मान लो 100 है, मुझे पता भी नहीं है एमआरएफ के शेयर की कितनी, 100 या 10 होगी, मान लो 100 है, ठीक है। अब मेरे बस का ये बचा नहीं। और जब भी आप बीएससी एनएससी या जो भी कहीं पर भी देखोगे ना, तो हर शेयर का क्या होता है, वॉल्यूम लिखा होता है। वॉल्यूम क्यों लिखा होता है? वो तो उसका मतलब होता है। क्यों लिखा होता है? वॉल्यूम का मतलब, जैसे किसी शेयर के लिए लिखा हुआ है वॉल्यूम 5,75,300, इसका मतलब क्या है, एक दिन में 5,75,300 शेयर बिक गए और किसी दूसरी पार्टी ने खरीद ली। और किसी दूसरे शेयर का वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, 100। तो क्या होगा कि इसमें ट्रेडिंग बहुत क्या हुई है, कम। तो अगर मैं वॉल्यूम देखता हूं और ये मिलता है तो मैं ये शेयर कभी नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि मैंने खरीद लिया, बाद में बेचने की बारी आई, कभी भी जरूरत पड़ी रुपए की, तो बिकेगा ही नहीं हाथों हाथ। बोलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो लैंड और में नहीं है? लिक्विडिटी। ये खड़े पैर रुपए चाहिए, हाथों हाथ बेच दो। लेकिन इस शेयर में तो नहीं होगा ऐसा, इसमें होगा। लैंड बेचने में जोर आ जाता है, लेकिन क्या है, इसमें लैंड का अलग फायदा है, वो क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिस्क है। लेकिन ये वॉल्यूम ही नहीं है तो मैं खरीदूंगा नहीं। तो अब किसका वॉल्यूम डाउन हो रहा है?
एमआरएफ का क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि अब लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रहा, तो क्या है? बोलो ना। तो कुछ लोग बाहर निकलते जाएंगे जैसे जैसे महंगा होता जाएगा। पक्का। जैसे ये समकित पहले क्या करता था, रजनीगंधा खाता था, ठीक है, पहले 8 रुपए का था, फिर 10 का हुआ, फिर 12 का हुआ, फिर 15 का हुआ, फिर 20 का हुआ। तो अब ये बेचारा विमल पे आ गया। क्यों? क्योंकि रजनीगंधा महंगा होता जा रहा है। बोलो। दाने दाने में केसर का स्वाद है, नालायक। अब समझ रहे हो ना कि कुछ लोग निकल जाएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि रजनीगंधा की सेल बंद होगी, लेकिन कुछ लोग क्या हो गए, हट गए। तो उन्होंने अपना ही छोटा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तानसेन वानसेन। लेकिन समझ तो रहे हो कि एमआरएफ का छोटा प्रोडक्ट थोड़ी आ सकता है। तो इसको क्या कर दिया जाए, 10 टुकड़ों में बांट दिया जाए। 10 10 10 10 10 के 10 शेयर। इसको क्या करते हैं, शेयर स्प्लिट करना। तो इससे क्या होगा, हर शेयर वापस कितने रुपए का हो जाएगा बाजार में, 10,000। पक्का। अगर बाकी बातों का इम्पैक्ट ना पड़े तो ये कितने का हो जाएगा, 10,000। तो अब ये शेयर वापस अफोर्डेबल हो जाएगा, थोड़ा तो प्राइस डाउन हो जाएगा। तो इसलिए कंपनीज क्या कर देती है, शेयर स्प्लिट। तो अब बताओ, मेरे पास पहले थे 1,000 शेयर, अब यहां पर कंपनी ने 1,000 के कितने कर दिए, 10,000। एक एक शेयर के कितने टुकड़े कर दिए, 10,000 कर दिए। अब नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गया या नहीं, विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज। तो अब मेरे को इस साल का ईपीएस कितने शेयर मान के करना है, 10,000। और पुराना भी कैसे मान के करना है, 10,000। ऐसे ही कंसोलिडेट करना होता है। कंसोलिडेट करना मतलब 10 शेयर को मिलाकर क्या कर देना, एक कर देना। पक्का। बोलो। पेनी स्टॉक्स क्या कर दिए जाते हैं, कंसोलिडेट। पेनी मतलब 3 3 4 4 रुपए वाले स्टॉक। क्योंकि अब 4 रुपए में मैं भी, मेरे जैसा गरीब से गरीब आदमी भी 4 रुपए वाले शेयर कितने खरीदेगा, 1,000 तो खरीदेगा ही। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4,000 रुपए तो लगाएंगे ही। तो जब वो ट्रेडिंग 1,000 में हो रही है तो 1,000 का एक बना दो, 500 का एक बना दो, 20 का एक बना। उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। गॉट इट। तो उसमें भी क्या हुआ, शेयर गॉट चेंज विदाउट चेंज इन कॉरेस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज। तो ये इवेंट कब से मानने, शुरू से। समझ गए क्या? तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, बोनस के। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्या निकालना है, ईपीएस। एग्जाम्पल नंबर 3। यहां मेरे पास कितने शेयर है बच्चों, 1,000। पक्का। यहां मैंने कितने इशू किए, 50। यहां मैंने 50 और इशू किए हैं। और यहां मैंने 10 का क्या दिया, बोनस। 110, 14, 31 मार्च, 110, 11। एक काम करो, इन सबको 10 गुना, एक एक जीरो सब में जोड़ लो। 10,000, 500, 500, 100। पहले साल की अर्निंग कितनी है, 25,000। अगले साल की अर्निंग कितनी है, 30,000। अब पहले हम फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं। मान लो ये 26 है और ये क्या है, 27। तो पहले हम, जब यहाँ पर है तो हमें अगले साल का कुछ पता थोड़ी है, हमें तो फिर इतना ही पता है। तो पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 25, 26 ना रहेगा। प्रीवियस ईयर कहाँ से आ गया, टैक्स पड़ रहा है इधर। प्रीवियस ईयर बकवास कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25, 26 का रेंज निकाल के बताओ। 10,500, 500। वेट बताओ 10,000 का कितना है, कैसे चल रहा हूँ, अकेला अकेला या हम साथ साथ है, अकेला अकेला। तो बताओ कितना आया, 10,250।
ईपीएस कितना रिपोर्ट करूंगा? 25,000 डिवाइड बाय 2.44 कर दो, राउंड ऑफ कर दो। कितना आ रहा था? 2.4390। ठीक है क्या लाडू? अगले साल का बताओ। ट्वेंटी सिक्स 27 का बताओ। ओपनिंग शेयर कितने हैं अगले साल? 10,500 है। ये 500 तो शुरू से ही है। 10,500 सारे साल भर, 500 6 महीने। इस 100 को कब से मानना है? स्टार्टिंग से। तो क्या करूं? 10,600। एक काम करो, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इस बोनस को 17 पर ला रहा हूं। बोनस कब है? 17। बताओ। तो बोनस को कब से मानना है? 17 से या स्टार्टिंग से ही? तो स्टार्टिंग में क्या क्या है मेरे पास? 10,000 प्लस 500 तो स्टार्टिंग में है ही। और बोनस को भी कब से मानना है? स्टार्टिंग से। तो 10,600 और 500 को पूरा मिडल में मानना ही है। कितना हो गया? 10,850। और ईपीएस कितना आएगा? 30,000 डिवाइड बाय 3.7। यार क्या करता है विपुल यार? 2.765। तो राउंड ऑफ कर दिया करो ना। 2.77। पक्का? बोल बाबू। अब मैं करंट ईयर का 26-27 का जब मैं P&L बनाऊंगा तो उसमें कौन कौन से ईपीएस बताऊंगा? 26-27 का कितना बताऊंगा? और 25-26 का ओरिजिनली तो क्या भेजा था मैंने? 2.44। लेकिन बोनस कब से मानना है? शुरू से। तो रीस्टेटेड के लिए वापस से क्या निकालना पड़ेगा? ये कि ये वर्किंग उठा लो, कॉपी। शाबाश। बस इसमें स्टार्टिंग में 10,000 क्या कर दो? 100। बाकी बायबैक धाईबैक और जितना भी हुआ था वो सेम वैसे ही ले लो, बस स्टार्टिंग वाला कितना कर दो? 10,100। सिर्फ किस में चेंज कर दो कि बोनस कब से था? पिछले साल के भी शुरू से। तो ये कितना हो जाएगा? 10,350। और अर्निंग कितनी थी पिछली बार की? 25,000। 2.42। तो बोनस को कब से मानना है? अभी इस साल के शुरू से या अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड से? पक्का? समझ गए क्या? अब हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स। बताओ, एफएम में रेशो कर लिया तुमने? ईपीएस आया था? एमपीएस अपॉन ईपीएस क्या होता है? पीई रेशो नहीं आता क्या? पीई, एमपीएस अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस कब का लेते हैं?
तो पल पल बदलता है। वो सर दिया होता है वहां पे। ईपीएस कब का लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ईपीएस कौन सा लेते हैं, ये वाला। चलो आगे, आगे बताओ। बताओ बच्चों, लिखो ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देना। ये तो पता ही है ना, राइट का मतलब क्या लिखा नहीं। राइट का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देना, पहले शेयर खरीदने का मौका देना। अब सुनना ध्यान से, ये कहां पर लिखा हुआ है कि पहले एग्जिस्टिंग को देना पड़ेगा, कंपनी लॉ में। लॉ में तो लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, या इनकम टैक्स एक्ट में लिखा होगा, कंपनी लॉ में। ऐसा क्यों है, देखो अब सुना ध्यान से, मैं मान के चलूंगा कि तुम लोग क्या हो, गले गुंगे हो, या आपने लॉ की क्लास अभी नहीं की है, ठीक है। मैं मेरा मान के चल रहा हूं, पार्टनरशिप पढ़ा है तुमने, पार्टनरशिप एक्ट। क्या नया पार्टनर पुरानों की कंसेंट के बिना मिला लिया जाए। मैं मोहता सर पार्टनर है, और मैंने मोहता सर से बिना पूछे ही क्या है, समकित को पार्टनरशिप में मिला लिया, तो ये सही बात है गलत, बिल्कुल ही गलत है। किस लिए पूछा नहीं, इसलिए समकित को मिला लिया इसलिए, नहीं समकित को बोलो, दोनों ही तरीके से तो सरासर ही गलत हो गया। अब सुनो, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूं, एक कंपनी फॉर्म करता हूं, ठीक है। कुछ पैसा आप लगाओ, कुछ पैसा मैं लगाता हूं, और क्या है, कंपनी फॉर्म करते हैं। 600 शेयर किसके पास थे, मेरे पास थे, और 400 शेयर्स आप सबने थोड़े थोड़े खरीदे, और हमने एक कंपनी बना ली। इधर क्या आ गया, कैपिटल, और इधर क्या आ गया, कैश बढ़ गई, और इधर क्या बढ़ गई, कैपिटल। हमने कोचिंग का काम स्टार्ट किया, 600 मेरे पास है, तो क्या होगा, कंट्रोलिंग स्टॉक मेरे पास है, मैंने खुद को ही डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, और क्या है, मैं ही कंपनी चला रहा हूं, और कंपनी अच्छी चली भी। इधर कैश बढ़ गया, और इधर क्या बढ़ गया, पीएनएल। पक्का, आप भी खुश हो, क्या क्यों खुश हो, कंपनी बढ़िया चल रही है, पक्का। अब मैं कहता हूं कि कंपनी बढ़िया चल रही है, और इसको और आगे ले जाना है, तो और पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। काम अच्छा चले तो भी क्या होता है, अब जैसे अपना ओवरऑल काम क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो अब मुझे 9-10 स्टार्ट करना है, तो इसके लिए कम से कम 2-3 कमरे तो तैयार करने पड़ेंगे। जैसे आप बिना पंखों के मस्त एसी चला के बैठे हो, वैसे उनके कमरे तो तैयार करने पड़े, तो उसमें एसी लगाने पड़ेंगे, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, एलईडी लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, रुपए तो चाहिए, बोलो। नहीं, तो और रुपए चाहिए। अब मैं ओवर एम्बिशियस हूं, मुझे क्या चाहिए, और रुपए। तो मैं अगर तुम लोग और रुपए इन्वेस्ट करो, या तुम लोगों से बिना पूछे ही मैं किसको कर देता हूं, फाउंडेशन वाले बच्चों को क्या बोलता हूं कि हमारी कंपनी के क्या खरीद लो, तुम लोगों को बिना पूछे ही मैं किसको दे दूं शेयर, तो पैसे आ जाएंगे, और प्लस क्या होगा, इधर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ जाएगी तो आप लोगों का इस कंपनी में 40% था, वो क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि जैसे मैंने फाउंडेशन वालों को मान लो 500 शेयर और दे दिए, तो रुपए तो आ गए, लेकिन अब आप क्या रह गए, आपकी चलनी कम होगी इस कंपनी में, पक्का। तो ये तो एक तरह से बिना किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट से नए को एडमिशन करा लिया। अब कंपनी में ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबसे परमिशन लो, इतने सारे लोग हैं, तो कंपनी लोग कैसे इंश्योर करता है कि एग्जिस्टिंग की कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंपनी लोग कहता है कि अगर मान लो तुम्हें आगे 500 शेयर और इशू करने, मान लो 1000 शेयर और इशू करने हैं, तो वो 1000 शेयर का ऑफर फाउंडेशन वालों से पहले किसके पास भेजो, एग्जिस्टिंग वालों के पास।
1000 इशू करने हैं तो सबको बोलो कि आप एक पर एक शेयर खरीद सकते हैं, आपको इतने पैसे देने होंगे। या 2000 इशू करने हैं तो आप क्या बोलो, आप एक पर 2 शेयर इशू कर सकते हैं और आपको इतने पैसे देने होंगे। सीधा किसके पास नहीं जाना, दूसरों के पास। पहले किसके पास जाओ, अपने वालों के पास। अब ये नहीं मानते तो फिर आपको कंपनी की ग्रोथ को देखना होगा, तो आप किसमें जा सकते हो, पब्लिक में। तो पहला ऑप्शन किसको देना है, इनको। इनका राइट बनता है, इनका क्या बनता है, राइट, अधिकार बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट इशू। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट इशू। अब ये 400 में से मान लो कोई खरीद नहीं रहे, तो इनका एक और राइट होता है कि जैसे मान लो इसमें से एक शेयर होल्डर समकित है, तो मैं कहा समकित तुम खरीद लो। समकित नहीं खरीदे तो इसको क्या कर सकता है, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब समकित अपने पड़ोसी को दिला सकता है, और कंपनी को वो शेयर क्या करना होगा, समकित के पड़ोसी को देना होगा। अब ना तो समकित खुद खरीदे ना किसी और को दिलाए, तो क्या होगा, तब तो मुझे पब्लिक के पास जाना ही पड़ेगा भाई, कंपनी ग्रोथ देखनी है, तब आप कहां जा सकते हो, पब्लिक। लेकिन पहला मौका किसको हो जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। पक्का। तो एक तरह से क्या इंश्योर करते हैं, नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब कंसेंट कंसेंट नहीं है, कुछ ने खरीद लिए कुछ ने नहीं खरीदे, तो बाकी शेयर किसको इशू कर देंगे, पब्लिक को। अब ऐसे नहीं है कि एक एक से पूछो कि बाकी सबसे कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, दूसरा आ गया, बस तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हें तुम्हारा क्या है, होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होने देंगे, तुम अपना खरीद सकते हो तो खरीद लो, बाकियों को छोड़ो। तुम्हारी होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे को पहले ऑफर आएगा ही आएगा, हाँ या ना। तुम नहीं खरीद रहे तो क्या है, हम किसी मर्जी को बेचे, आपकी कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी होल्डिंग डाइल्यूट ना हो, इसलिए कंपनी लॉ में ये राइट इशू, राइट का सिस्टम डाला गया। पक्का, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है ना। नहीं तो मैं तुम्हारे से बिना पूछे ही किसको दे दूं, दूसरों को, तो तुम्हारी होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी। अब मैं पहले तुमसे पूछ रहा हूं भाई, तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, तुम नहीं खरीदोगे तो फिर कंपनी की ग्रोथ तो देखनी पड़ेगी, तो तुम खरीद लो तो तुम्हारी होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होगी, उसी रेशो में आएगा जिस रेशो में आप होल्डर हो। पहले 40% हो तो तुम सबको कितने परसेंट शेयर ऑफर किए जाएंगे, 40%। अब तुम नहीं खरीद रहे तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, पब्लिक। समझ में आ गई ये बात, राइट इशू क्यों करते हैं, समझ में आ गई क्या। ये संकित कह रहा है कि मेरे को पहले क्या करो, ऑफर करो, तो करना पड़ेगा या नहीं, यस। अब सुनो ध्यान से बात, मैं कंपनी हूं, मैं कौन हूं, कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। मैं कौन हूं, कंपनी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मान लो मैंने 500 रुपए पर शेयर इशू करना था, एक कंपनी की इमेज अच्छी होगी है, नेटवर्थ भी ज्यादा है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि 500 रुपए आ जाए। ये 500 रुपए आसानी से आ जाएंगे, और पब्लिक इशू में गए ना तो क्या होगा, ये कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 500। एग्जिस्टिंग शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 500। पक्का। अब पब्लिक इशू में गए तो शेयर तो 500 पर इशू हो जाएगा, लेकिन पहले प्रोस्पेक्टस, सेबी को बताना, इशू करना, एडवर्टीजमेंट करना, अंडरराइटिंग करना, ऐसे कर कर आगे क्या होगा, काफी हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस। पक्का। तो पब्लिक देगी 500, और पर शेयर काफी करोड़ों में खर्चे होंगे, तो पर शेयर कितना ही बचेगा, 480 बचेगा हमारे। समझ रहे हो क्या, हाँ या ना। भाग, अंडरराइटिंग कमीशन दे, क्या हो गया सुसुजन, अंडरराइटिंग कमीशन देना होगा या नहीं, बोलो। अंडरराइटिंग कमीशन देना होगा, प्रोस्पेक्टस छपाने होंगे, गुड मॉर्निंग। तो वो कह रही है क्यों चिल्लाया बीच में, अच्छे बड़ी सॉरी थी, बीच में तंग कर दिया, तो पढ़ाना पढ़ा ले, शोर मत बचा, पैसे दे के सोने आती हूँ बता, घर पे सोने नहीं देते। तो पब्लिक इशू में क्या होगा, खर्चे होंगे या नहीं होंगे, पब्लिक इशू में क्या होंगे, एक्सपेंस होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर भी कितने ही आने हैं, 480 आने हैं नेट पर शेयर। अंडरराइटिंग कमीशन तो वैसे ही पर शेयर लगता है,
चाहे 1-2% लगे, वो भी लगेगा, प्लस प्रोस्पेक्टस और सेबी की अप्रूवल, ये वो टाइम और लगेगा। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दिया तो क्या होगा? हाथों हाथ पैसे आएंगे, जाने पहचाने लोग हैं सब। बोलो बच्चों, तो अब क्या होगा? एग्जिस्टिंग को मैं बोलता हूँ कि तू 500 रुपये पे शेयर खरीद ले, वो कह रहे तू क्या राइट दे रहा है, बाजार में मिल रहा है 500 में। एक रिलायंस कंपनी है, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, तो रिलायंस का शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है? 500 का। मेरे पास ऑफर आता है कि आप चाहो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपका राइट बनता, आप चाहो तो 500 पे शेयर खरीद लो। मुझे राइट क्या नहीं लगता, अट्रैक्ट ही नहीं करता। खरीदना होगा खरीद लेंगे, बाजार से ही खरीद लेते। और कंपनी कहाँ नहीं जाना चाहती? पब्लिक, क्योंकि इसमें डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलती है कि यार आने तो यहाँ से भी 480 थे नेट, तो इनको कितने पर दे दो? 485 है। इनका भी फायदा हो जाएगा और अपने भी क्या है, फायदा हो जाएगा। ये भी राजी है, और सारी लीगल कंप्लायंसेस आधी से ज्यादा कम हो गई। बोलो बच्चों, तो कंपनी राइट इशू को अगर मार्केट प्राइस पर इशू करेगी तो नो शेयर होल्डर वुड फील अट्रैक्टेड इन दिस इशू। तो कंपनी वो खरीदेंगे नहीं, राइट इशू फ्लॉप हो जाएगा, तो कंपनी को इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा जो कंपनी चाहती नहीं है। तुम तो वो राइट को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करती है? स्लाइटली लोअर प्राइस पर इशू करती है। पक्का? तो राइट प्राइस मार्केट प्राइस से थोड़ा सा क्या रखा जाता है? कम। ये बात बताई हुई है पहले या नहीं? कहाँ पे? AS13 में, इन्वेस्टमेंट में, फाउंडेशन में भी बताई थी। राइट इशू का चैप्टर फाउंडेशन में भी आता है, लेकिन फाउंडेशन का तो किसको याद है? कल का याद नहीं है। कल का किया था? क्रिकेट। नलायक, बकवास मत करो, मैं थप्पड़ मार दूं। हाँ, कैपिटल गेन। चलो, किससे पढ़ते हो? मेरे को क्या था, कह रहे कैपिटल गेन में बताई थी। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? अरे बोलो, तो तुम्हें ये समझ तो आ गया राइट प्राइस क्या होता है? थोड़ा सा कम। आज पहली बार ऐसे लग रहा है तुम लोग पास हो जाओगे। कोई फाउंडेशन तक का याद है? सॉरी, बताओ। तो राइट का मतलब समझ में आ रहा है क्या? मार्केट प्राइस से थोड़ा सा क्या है, सस्ता देना। अब जैसे ही मार्केट प्राइस से थोड़ा सा सस्ता मिलेगा तो उसमें फिर क्या इन्वॉल्व हो गया? बोनस। उसमें क्या इन्वॉल्व हो गया? बोनस। और बोनस हो गया तो फिर कब से लेना है? अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। तो अभी हम कॉन्सेप्ट बनाने के लिए लिखेंगे, आप नोट मत करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही क्या है, अलग है। पक्का? अब आप मेरे को एक बात को सुनना ध्यान से। मैं समकित की शॉप पे गया, और ये 1000 शर्ट इसने मुझे कितने की, मतलब एक पीस ये कितने का बेचता है? 500 रुपए का। सही प्राइस कितने का है? 500। मार्केट में सभी लोगों को कितने पर बेचता है? 500। फेयर वैल्यू कितने की है? 500। अब मैं गया इसकी शॉप पे, तो उसने कहा कि सर आप मेरे सर हो, इसलिए मैं आपको कितने पर बेच देता हूँ? 400। इसने मुझे थोड़ा सा क्या लगा दिया? कम लगा दिया। तो कितने का पड़ गया मुझे? 40,000। अब मैं घर पे आके बोलता हूँ पापा को कि पापा मेरी खूब चलती है मार्केट में, बच्चा मेरा से पड़ा हुआ था, इसलिए मेरे को क्या मिल गया? सस्ता मिल गया। पापा ने कहा कितने रुपए खर्च करके आया पहले ये बता। मैंने कहा 40,000 रुपए। और अदरवाइज वो बाजार में कितने की बेचता है? 500 को। और मुझे कितने की दे दी? पक्का? क्या बेचा है तुमने मुझे? 5। हाँ, शर्ट बेची है। चलो, पक्का? चलो मैं शर्ट बनाता हूँ। ये रही शर्ट। ये क्या है? बटन। ये अदरवाइज तो कितने की देता है? 500। लेकिन मुझे कितने की दे दी? यस कमिंग। 100। सुनो, अब मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को इसमें 40,000 की लगा दी, अदरवाइज 100 × 500 कितना होता? 50,000। तो उसने मुझसे कितने रुपए कम लिए हैं? 10,000। पापा मुझे कहते हैं ऐसे मत बता। कैसे बता? उसने कितनी चीजें फ्री में दे दी। तो मैं कहता हूँ पापा ऐसे सुनो, उसने मुझसे रुपए कितने लिए?
40,000। और हर चीज के वो सही सही रेट लेता तो कितने रुपए लेता? 500 रुपए लेता। तो उसने मुझसे कितनी आइटम्स के पैसे लिए? सिर्फ 80 आइटम्स तो पेड है, और 20 आइटम्स क्या दे दी? फ्री में। ये समझ रहा है? पापा कहता है ऐसे मत देता, हर आइटम पे 100 रुपए कम कर दिए, हर शर्ट कितने रुपए कम दे दी? 100। ऐसे मत बता, क्या बता कितनी फोकट क्या है? ठीक है, तो मैं कहा पापा मुझसे उसने कितने रुपए लिए? 40,000। और किसी और से लेता तो 500 रुपए के हिसाब से, अगर कोई और उसको 40,000 देता तो वो उसको कितनी आइटम्स ही देता? सिर्फ 80। बट मुझे 100 दिया है तो 20 आइटम्स का है फ्री। इसको अब क्या मान लो? शेयर मान लो। एक कंपनी 500 का शेयर कितने रुपए पर इशू कर रही है? 400 पे। इतना तो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए बोलो। 500 का शेयर कितने पर इशू कर रही है? 400 पे। तो क्या होगा? बोल बच्चे। 500 शेयर का शेयर रुपए का शेयर 400 पे इशू कर रही है तो क्या है? राइट इशू है, सस्ता कर रही है। और कितने शेयर इशू कर रही है? 100 शेयर। तो कैसे निकाल लेंगे हम बोनस कितना है? कैसे निकाल लेंगे बोनस? पहले कर लेंगे राइट प्रोसीड्स 100 शेयर्स इनटू राइट इशू, राइट प्राइस। तो राइट प्रोसीड्स डिवाइड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर। तो इससे तो क्या आ जाएगा? 80 शेयर है जो पेड है, और 20 शेयर है जो क्या है? बोनस। पक्का? बताना कितना बोनस है? पेड पार्ट को क्या देना होगा? टाइम वेट। और बोनस को कब से लेना होगा? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो तो आगे पूरा ईपीएस निकालेंगे तब समझ में आएगा। एक बार आप क्या करो, बोनस और मतलब कंसीडरेशन में इशू हुए हैं कितने पेड पार्ट बता दो। कितने शेयर इशू किए? 500 शेयर्स। फेयर वैल्यू कितने की थी? 120। और इशू प्राइस कितने? 120 से ज्यादा है या कम है? 125 कर लो फेयर वैल्यू। और इशू प्राइस कितने? 100। बताओ कैसे निकालोगे? सबसे पहले पेड शेयर्स या पेड पार्ट निकालो। 500 इंटू कितने रुपए मिल गए कंपनी को? 100। और फेयर वैल्यू कितनी थी? कितना आएगा? और बोनस कितना आ जाएगा? 500 माइनस 400। 400 शेयर के तो पूरे रुपए लिए हैं। 125 पर इशू करती, और 400 शेयर के तो पूरे रुपए ले लिए। 400 इंटू 125 कितना आता है? 50,000। तो मैंने कंपनी को कितने रुपए दिए? 50,000 शेयर्स। और कंपनी को राइट प्रोसीड्स में कितने मिले हैं? 50,000 रुपीज मिले हैं, सॉरी। तो 50,000 रुपीज अगर अदरवाइज इशू करती तो कितने शेयर इशू करती? 400। कंपनी ने 500 इशू किया है तो 100 का क्या है? बोनस। अब हमें स्टेप 2 में ये सीखना है, ये दिया नहीं होगा। फेयर वैल्यू जो मैं अभी दे रहा हूँ ये क्या होगी? निकालनी पड़ेगी। तो राइट के बाद एक शेयर का प्राइस क्या रह जाएगा? ये फेयर वैल्यू मुझे क्या होगी? निकालनी। पक्का? इसको भूल तो नहीं जाओगे? ये डिस्कशन अभी अपनी जगह पड़ी है। इसको और किसको यूज करना है? फेयर वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट। मतलब रिकॉर्डिंग कितनी देर की होगी? ये हाउ टू कंप्यूट एक्स राइट प्राइस। इसी को हम क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू। अभी इसका मतलब समझ में आएगा बाद में, एक बार समझ लो फेयर वैल्यू है। एक कंपनी में पहले से एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने के? 10,000। फेयर वैल्यू बिफोर राइट कितने की है? 100। राइट शेयर्स कितने इशू कर रही है कंपनी? 2,000।
और राइट प्राइस कितने, 80 रुपीज। और कर दिया बंद। बताओ, अब ध्यान से सुनना। एक बार किसको भूल जाओ, राइट शेयर्स और राइट प्राइस को। कोई कंपनी है जिसमें 10,000 शेयर हो और उसका मार्केट में प्राइस कितना चल रहा हो, 100 रुपए, तो उस कंपनी की नेट एसेट क्या रही होगी थियोरिटिकली? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सुनना ध्यान से, एक अलग एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी है जिसकी शेयर का मार्केट प्राइस क्या आएगा बताना। असेट्स कितने की हो मान लो किसी कंपनी की, 12 लाख। और लाइबिलिटीज कितने की हो, 2 लाख। तो उस कंपनी की नेट एसेट कितने की है, 10 लाख। अब उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 10,000। तो एक शेयर होल्डर का सही सी थियोरिटिकल प्राइस क्या होना चाहिए भाई? ये 10 लाख, आज मान लो समर्थ है, यहाँ पर 10 लाख का सामान पड़ा हुआ है और मैं अकेला मालिक हूँ, तो मेरी वैल्यू कितनी है, 10 लाख। मैं और समकित दो मालिक हैं, तो वैल्यू कितनी है, 5 लाख। मैं, समकित, श्रेयांश और विपुल 4 मालिक है, तो 10 लाख डिवाइड बाई 4, 2.5 लाख। और हम 10,000 मालिक है तो क्या, 100 रुपए। फेस वैल्यू नहीं कह रहा मैं, नेट एसेट को किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या आ जाएगा? थियोरिटिकल फेस वैल्यू ये होनी चाहिए, बाजार फेयर वैल्यू ये होनी चाहिए। बाजार में तो ऊपर नीचे अफवाहों से भी हो जाता है, लेकिन सही सी प्राइस ये होना चाहिए उसका थियोरिटिकली। थियोरिटिकल मतलब पढ़ाई के हिसाब से, थियोरी के हिसाब से। प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर सब में यही होने लग जाए तो लोग शेयर मार्केट में कमाई कर ले। बाजार में कितना चलने लग जाता है, 90 भी और 110 भी। अंबानी को जुकाम भी हो जाए तो भी क्या होता है, प्राइस डाउन हो जाता है। अंबानी मोदी से मिला जाए तो भी प्राइस अप हो जाता है, लेकिन एसेट तो उतनी रहेगी तब भी। तो उसमें तो र्यूमर का भी इम्पैक्ट होता है और तरह का इम्पैक्ट होता है, लेकिन थियोरिटिकली प्राइस क्या होना चाहिए ये। अरे करते थे ना अमेलगमेशन में, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे ही तो निकालते थे। सो व्हाट इज दिस अमेलगमेशन, कब किया था ये? ऐसे लग रहा है 10 एक साल पहले पढ़ा, मेरे को तो ऐसे लग रहा है मैं 10 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ऐसे लग रहा है, अब कितना टाइम हो गया तुम्हें पढ़ाते हुए? तुम फाउंडेशन में कब आए थे, फाउंडेशन में कितनी तारीख को आए थे इधर? साल। तो अमेलगमेशन में किया तो था ऐसे, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। दिल का नाता हो गया बच्चों तुमसे। 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 कितना हो गया है, 100। पक्का? अब मैं बताऊं, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, नेट एसेट। तो नंबर ऑफ शेयर्स को फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस कंपनी की नेट एसेट यही निकालना है, थियोरिटिकली नेट एसेट निकालना है, तो इन दोनों को क्या कर दो भाई। आज रिलायंस के 10,000 शेयर है, एक एक शेयर बाजार में 100 का चल रहा है, तो 100 का क्यों चल रहा है, क्योंकि उसकी असेट्स के हिसाब से चल रहा होगा ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दो मार्केट प्राइस से, तो एक तरह से क्या आ जाएगी, नेट एसेट। बोलो, तो बताओ इस कंपनी का थियोरिटिकल नेट एसेट क्या होनी चाहिए राइट से पहले, 10,000 इंटू 100। बोलो। अब जब कंपनी राइट इशू और कर देगी तो उसके पास पैसे आएंगे कितने, 2,000 इंटू 80, क्योंकि कंपनी 2,000 शेयर इशू कर रही है और एक एक शेयर 80 पे इशू कर रही है, तो इतने रुपए और आएंगे। तो लेकिन अब बांटने वाले भी कितने हो जाएंगे, 12,000। तो 10 + 2, ये 10 + 2 है, 96 पॉइंट। तो इस कंपनी का राइट इशू के बाद क्या होगा, थियोरिटिकल फेयर वैल्यू क्या रहेगा, 96.66। राइट इशू के बाद इसका प्राइस क्या रहने वाला है, 96.66। अभी का भले ही क्या है, 100 है, मैंने तो समझाने के लिए अभी के प्राइस से कर दिया, लेकिन इन्वेस्ट करने वाला किसको देखकर करता है, उसको यही पता ही है कि अभी 100। पहले बताओ ये प्राइस टूटेगा या नहीं, अगर यहां मल्टीप्लाई किससे होता,
100 से होता तब ये सेम रहता, लेकिन ये 80 पे कंपनी राइट इशू तो सस्ता ही करती है, तो 80 पे इशू करेगी तो क्या होगा, ये गिरेगा ही गिरेगा ना। एक कंपनी, देखो मेरी बात सुनो, विराट कोहली पहले मैच में 100 बना गया, अगले में भी 100 बनाए तो एवरेज मेंटेन रहेगी, लेकिन क्या है, अगले में 70 ही बनाए तो एवरेज क्या होगी, डाउन ही होगी। तो एक कंपनी जिसका प्राइस कितना चल रहा है, 100 का चल रहा है अभी, और वो 80 पर शेयर इशू करेगी, तो बाजार का प्राइस थोड़ा सा क्या होगा, डाउन होगा ही होगा ना। बोलो, थियोरिटिकल बात करूं तो अभी 100 का चल रहा है, अब कंपनी सस्ते शेयर इशू करेगी तो क्या होगा, बांटने वाले कितने हो गए, 10 + 2 12,000, इनका 100 चल रहा था लेकिन इनसे तो 80 आए, तो इनको 100 के हिसाब से लाते तब क्या होता। पहले मान लो 10,000 लोग बैठे हैं और उनके पास 100 रोटियां पड़ी है, अब 2,000 लोग और आ गए और 100 रोटियों की बजाय 80 रोटी लेकर आए, अब सारे मिलकर बांटेंगे तो क्या होगा, सबके हिस्से में कुछ कम आएगा, और पूरी सोई लेने कर आए तो क्या है, हम खाना खाते हैं, हम पहले 4 लोग बैठे होते हैं और हर एक के पास 5-5 रोटी होती, फिर इधर से समकित आता है 5 रोटी लेकर, तो सबके हिस्से में 5 ही आएगी, लेकिन समकित 4 लेके आएगा तो क्या होगा। अरे समझ रहे हो क्या, तो पहले एक बंदे की नेट एसेट लगभग कितनी है, 100 है, और नए वाला आ तो रहा है लेकिन ला 80 रहा है, तो ये बात तो सबको पता है ना, राइट के बाद प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन। तो अब इसको हम क्या मानते हैं, इसको ध्यान में रखकर लोगों ने क्या लगाया होगा, पैसा, क्योंकि ये बात सबको पता है कि क्या है, राइट के बाद प्राइस क्या होगा, डाउन। तो अभी तो पहले तो मैं दोबारा से एक बार यही निकालूंगा, और उसी के अंदर ही आगे क्या करूंगा, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो हमने ढूंढा था ना, बोनस, और वो फिट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। कितने शेयर इशू किए हैं मैंने, पहले से कितने हैं, 40,000, और एक एक शेयर कितने का है, 50 रुपए। राइट में कितने शेयर इशू किए, 10,000, और एक एक शेयर कितने का है, 40। तो फटाफट से राइट के बाद का प्राइस बताओ, अभी इस कंपनी के पास इतना है, राइट के बाद क्या हो जाएगा, इतना, बांटने वाले कितने हो जाएंगे, ये समझ रहे हो ना, पर शेयर प्राइस कितना आएगा लाडू, समकी कितना आएगा, पक्का। अब हमें बोनस ढूंढना है, तो आप ये मत बोलो कि 50 का शेयर 40 पे इशू कर दिया, सबको पता है 50 तो वैसे ही नहीं, खरीदने वाला भी क्या देख के सोच रहा है कि 48 का शेयर मुझे कितने पर मिलने वाला है, 40 पे। तो अब मैं मेरे पापा को क्या बताऊं कि संकित ने मुझे 10,000 आइटम के कितने रुपए लिए, 40 लिए, और पब्लिक से लेता तो कितना लेता, 48, तो पेड पार्ट है। कितना, बोनस कितने, 166, पक्का। समझ गए। अब इसी क्वेश्चन के थ्रू में क्या, ये समझ में आ गया ना, पेड और बोनस। अब इसी क्वेश्चन में क्या निकालते हैं हम, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इस क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा फिर, डेट ऑफ राइट, 1/7, और ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1/4 से 31 मार्च। अब आपको सिंप्लिसिटी के लिए 3 स्टेप में मार दूंगा। स्टेप 1 क्या होगा, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू आफ्टर राइट, पोस्ट राइट, ठीक है। तो एक्स राइट क्यों बोलते हैं, एक्स राइट कहाँ लिखा है, ये एक्स राइट क्यों बोलते हैं, देखो अकाउंट्स में 2 टर्म होती है, टर्म और एक्स, इन्वेस्टमेंट में भी आपने पढ़ी थी। कम मतलब किसी चीज के साथ, एक्स मतलब उसके बिना,
एक कंपनी ने अनाउंसमेंट किया यहाँ पर, क्या अनाउंसमेंट किया कि हम राइट शेयर देंगे, तो वो किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग होल्डर को। बट एग्जिस्टिंग होल्डर कौन? कब के एग्जिस्टिंग होल्डर? अब मान लो मैं रतन टाटा हूं और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बताएंगे तो सही। अब मैं जितनी देर में मीडिया बुलाता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उतने में ही क्या हो जाता है? शेयर तो खरीदे बेचे जाते। तो जब मैंने मीटिंग स्टार्ट करी थी, मतलब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी थी, तब शेयर समकित के पास था, उसने आगे रेनू को बेच दिया था जब वो कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई तब तक। तो क्या होगा? किसको मिलेगा राइट का ऑफर? रेनू को या समकित शर्मा? जैसे मैं अनाउंस कर रहा था उसी समय ही कुछ लोगों में बदल गए। क्या? तो कंपनी एक डेट पहले से तय कर देती है कि इस दिन की क्लोजिंग पर जिसके पास होंगे, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। तो उन्होंने ये डेट बता दी थी कि इस दिन की, ये एक साथ को अनाउंसमेंट हुई कि 4/7 को क्या होगा बताओ? 4/7 को जिसके पास होगा, तो इस डेट को क्या बोलते हैं हम? रिकॉर्ड डेट। इस डेट को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। पक्का? तो इस पीरियड तक शेयर जिसके किसी ने भी खरीद लिया, तो उसको 4/7 को उसके पास रह जाएगा। तो इसलिए इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम? कम राइट पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं? कम राइट पीरियड। अब अगर कोई खरीदेगा तो उसको आगे राइट वाला शेयर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए क्या बोलते हैं? एक्स राइट। राइट इज एक्स नाउ। एक्स तो समझते हो, पास्ट। तो राइट क्या है? पक्का? तो अब एक्स राइट प्राइस का मतलब राइट कंक्लूड होने के बाद प्राइस क्या रहेगा? पक्का? क्या नहीं समझ रहे हो? ना भी समझ रहे हो तो नाम तो एक्स राइट ही रहेगा। तुम्हारा नहीं समझ में आएगा तो बदला थोड़ी से आएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या है? एक्स राइट प्राइस। एक्स मतलब राइट अब खत्म हो गया, इस दिन इसका रेट क्या बैठेगा? अब बताओ आप। विंस निकालें, विंस। शाबाश। ओपनिंग शेयर कितने लूं मैं? 40 तो पहले से है, और बोनस कितने का है? 1667। 41 6 और 8333। पक्का? इनटू इसको कितना टाइम वेट दूं? 3/12 और इसको 9/12। सॉरी, इधर क्या कर देता हूं? 50,000। तब तो सही है। ये कौन सी है? हम साथ साथ है या अलग अलग है? अकेले अकेले या साथ साथ? साथ साथ। आंसर वो मतलब ऐसे कर दिया आपकी बार। मुझे इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन से मैच करवाना है, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ वो बिल्कुल ही अलग तरीके से करता है, लेकिन उसका एक पार्ट ही है। कितना आ गया टोटली? कितना? ऊपर वाला बताएगा खाली। ये 16 के बाद में क्या था? पक्का? अरे बोलो। अब अर्निंग जो दी होगी उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 47,917 से, तो क्या आ जाएगा? ईपीएस। तो एक बार के लिए मैं आपके सामने 3 स्टेप डाल रहा हूं। स्टेप 1 क्या है? बोलो। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। स्टेप 2 क्या है? जो ये ऐसे होगा नहीं एग्जाम में, किसी और तरीके से करना होगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कर रहा हूं। पेड और बोनस। और स्टेप 3 क्या हो गया? आगे ईपीएस तो निकाल ही देंगे अर्निंग को डिवाइड करके। पक्का? अभी ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ करवाना।
इसकी प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी बच्चों, कल पहले ही बता रहा हूँ। 1 4 यहाँ पहले से कितने शेयर है? 1 लाख। 1 7 को कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 20,000 राइट शेयर्स। ये कैसे देता है इंस्टीट्यूट? 1 राइट शेयर फॉर एवरी 5। तो उतना तो आप निकाल ही लोगे, इतना तो समझ में आता ही आप। 8 रुपीज 40, और मार्केट प्राइस कितने का चल रहा था पहले? 60। 25,000 कर लो चलो। मार्केट प्राइस कितने का चल रहा था पहले से? 60 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्स राइट प्राइस। पहले से कितने शेयर थे बच्चों? 1 लाख। एक एक शेयर कितने का? 60। फिर राइट में कितने पैसे आ गए? डिवाइड बाय। समझ रहे हो क्या ये बात? कि कंपनी की ये पहले से नेटवर्थ थी, फिर इतने और आगे कंपनी के पास बांटने वाले ये हो गए। नहीं आएगा क्या आंसर? ऐसे बोल बोल के टाइम पास कर रहा हूं ताकि कोई मुझे आंसर बता दे। नहीं बताएगा मार खाएगा। 56 यही है क्या? अब बताओ स्टेप 2। पेड पार्ट कितने हैं? नहीं बताएगा। इतने रुपए कंपनी ने लिए, फेयर वैल्यू ये थी 1785। बोनस 741। पक्का? अब क्या करूं आगे? वेंस ओपनिंग शेयर कितने के हैं? प्लस फिर 17,857 और जोड़ दूंगा तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 1,25,000। मैं इसमें हमेशा कौन सा चलाऊंगा? 7 7 वाला। मेरे को फाइनल अमाउंट बता दो। ये 7 7 वाला है ना? पहले से कितने थे? 107 143। और फिर नए कितने इशू हुए? 17,857। 125। 125 36। ईपीएस बताओ करंट ईयर का कितना है? 12 lakhs अपॉन अरे हाँ बच्चों, ये तो करंट ईयर का आ गया। अब प्रीवियस ईयर का क्या आएगा? 10 lakhs डिवाइड बाय 1 lakh तो क्या रहा होगा? ओरिजिनल। और 10 lakhs डिवाइड बाय 1 lakh प्लस बोनस कितना था? ये क्या आएगा? हम कब क्या मान रहे हैं कि
ये 1 लाख कब से है? यहाँ से ही है। हो सकता है ना बीच में इशू किया हो, तो हमें पता ही नहीं है, तो हम तो कब से मानेंगे शुरू से, और बोनस को शुरू से। पक्का समझ गए क्या? बताओ, सिग्नल कैच नहीं कर रहे थे? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हो सर? चोटी को ऐसे घुमा के फेंका पीछे। क्या हो रहा है? सिग्नल कैच नहीं कर रहे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्या किया था? हैं? चलने दिया अगर तू। अब इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी क्या होगी, चेंज होगी। वो हम आज की क्लास में नहीं करेंगे। मैं तुम्हें अभी क्या कराऊं, पार्टली पेड शेयर करा देता हूं। बताओ, पार्टली पेड शेयर क्या होता है बच्चों? शेयर पर रुपए क्या आए हो, पूरे ना आए हो? बोलो बच्चों। अब पार्टली पेड शेयर्स को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे लेंगे? पहली बात तो लेना कब है, जब उनको डिविडेंड राइट्स हो। अगर पार्टली पेड शेयर पर डिविडेंड राइट्स नहीं है तो उसको इग्नोर ही कर दो, ठीक है? तो उसको इग्नोर कर देंगे तो वो तो क्वेश्चन में आएगा नहीं। क्वेश्चन में तो कभी आएगा, मतलब बोलो कि आधे 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 रुपए आए हुए हैं, आधे नहीं आएगा, तो इनको कंसिडर कर देना। जैसे मान लो 1000 शेयर है, ओपनिंग में कितने 10। अब यहाँ पर 600 शेयर और इशू हुए और अभी इशू कितने रुपए मिल रहा है, 6 रुपए। तो अगर ये शेयर पे डिविडेंड नहीं देंगे तो आंसर क्या है? फेस वैल्यू 100 रुपए की है, सॉरी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो फिर तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1000। फिर तो इसको सिंपली क्या कर दो, इग्नोर। इग्नोर द डर्टी, नहीं बता, इसको सिंपली क्या कर दो, इग्नोर। इग्नोर द डर्टी शिट, नहीं सुने तुम? ठीक। तब तो बच्चों इसको सिंपली क्या कर दो, इग्नोर। बट फिर फायदा ही क्या, फिर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम तो यही मानेंगे दे आर इंटाइटल टू डिविडेंड। तो कैसे करोगे बताओ? और ये 110 को हुआ, ये कौन सी डेट है, 14, 1000 110, सॉरी टाइम वेट बताओ, 1000 का तो बता दो। साथ साथ है करके चलेंगे, साथ साथ 6/12। अब 600 शेयर पर 6 रुपए आए हैं, तो ये कितने इक्विवेलेंट फुल्ली पेड शेयर के बराबर है? 360। कैसे निकालेंगे आप? 600 शेयर के 6 रुपए कितने शेयर पर 10 रुपए के बराबर है? तो क्या निकाल लो, 600 इंटू 6 इन्होंने दिए कितने रखे हैं, 3600। 10 10 रुपए के होते तो कितने शेयर होते हैं, 360। तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू। इन्होंने 3600 रुपीज दे रखे हैं कंपनी को, तो वो किसके इक्विवेलेंट है, फुल्ली पेड शेयर के, 360 के। तो इधर कितना हो जाएगा, 1360। कैसे आएगा, 1000 प्लस 360 इंटू 9/12। आंसर कितना आएगा, 65। ये यार मेरे को सही ना करे लड़कियां बिल्कुल भी। ये 17 है, ठीक है? बस लड़कियां सही करेगी। बताओ अंशुल, 6। आगे क्या निकाल है, बुरा लग गया इसको, वंशुल को कुछ मत कहो, मेरे थप्पड़ मार लो भले। मार लिया। बता कितना आएगा, बताओ, इतने बढ़िया बाल तो गंजा हो गया। 6
कदर नहीं होती रे लोगों को जिसके पास होते। 1270 पक्का? अभी यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। बताओ, फोकट के पैसे खाए हैं ना मैंने, कुछ है ही नहीं, क्या समझाऊं? बताओ, भाग लगा इतना कोई भी कर लेगा 6/12 3/12। कोई बात नहीं, अब तो फंस गए, अब क्या इलाज है? अकाउंट्स में क्या है बताओ? ठीक है बच्चों, अब आज तो इतना ही करेंगे, कल आएगा कुछ मुश्किल आएगा कल, तो अगली क्लास में क्या करेंगे आगे करेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू सो मच।